हेलो ऑल द क्रिकेटर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मैच खेला जाने वाला है, 8वां मैच आईपीएल का। और ये होने वाला है हैदराबाद में 27 मार्च को। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टीम पिक करनी है। इम्पैक्ट जो प्लेयर होता है उस पे कैसे प्लेयर को चूज करना है। हालांकि वो एक रिस्क तो है ही, बट अगर आप लीग में अच्छा करना चाहते हो तो वो थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो। तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें दो ही विकल्प होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उस पर काम करना है। और उसके बाद मुंबई इंडियंस ने पहला मैच हारा था। थोड़ा सा हार्दिक पांड्या ने ओवर कॉन्फिडेंस किया था और खुद जाने की बजाय दूसरों को भेजते रहे। अगर वो खुद गए होते तो शायद ये मैच का रिजल्ट कुछ और होता। तो शायद इस गलती से सीखेंगे और हार्दिक पांड्या कुछ अच्छा करेंगे अगले आने वाले मैच में। पिछले मैच में उतना कुछ खास बॉलिंग भी नहीं हुई थी और बैटिंग भी सिर्फ 2-4 गेंदे ही खेले थे, तो उसमें एक छक्का हालांकि लगाया था बट फिनिश नहीं कर पाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। उनके ऊपर प्रेशर होगा और वो अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि आलोचना भी सह रहे हैं, लोगों से ताने भी सह रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है वो थोड़ा सा अच्छा बेहतर खेल दिखा सकते हैं। तो एक वो विकल्प होंगे आपके लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि जो पास्ट परफॉर्मेंसेस इन दोनों टीमों के जो मैचेस हुए हैं, हैदराबाद में जो मैचेस हुए हैं वो कैसे चला है, किस टीम ने बाजी मारी है, किस प्लेयर्स का पलड़ा वहां पर भारी रहा है। तो उस बेसिस पे भी हम अपनी टीम बनाएंगे। बाकी हम ढेरों सारी बातें करेंगे कि पावर प्ले में कितने रन बनते हैं। उसके बाद इस ग्राउंड पर या इन दोनों के बीच में जब मैचेस होते हैं तो कौन सा प्लेयर काफी ज्यादा पसंद कर सकते हैं, किस प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया है अपनी एबिलिटी के मुताबिक। तो ये सब चीजों पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले मैं चलता हूं। तो ये मैच जो होने वाला है, ये हैदराबाद में ये मैच होने वाला है। और अगर मैं बात करूं हैदराबाद की, तो यहाँ पे अभी तक आईपीएल के काफी सारे मैचेस हुए हैं और इनमें से एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये काफी अच्छा ग्राउंड है। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी हुआ था, वहां पर इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीता था। तो अच्छा ग्राउंड है बैटिंग के दृष्टिकोण से, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एवरेज फर्स्ट थिंग स्कोर काफी कम है, 160 है। सेकंड का 148 है। लेकिन चेज करना टीमें यहाँ पसंद करती हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चेज यहाँ पर आसानी से हो जाता है। ग्राउंड अच्छा है, बैटिंग के लिए काफी अच्छा होता है। तो इसके हिसाब से मैं कहूंगा कि जो टॉस जीतेगी हो सकता है मोस्टली चेज करे। अब दूसरी बात अगर करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो हैदराबाद के लिए, हालांकि पहले डेविड वार्नर हैदराबाद के लिए खेलते थे तो उनके काफी ज्यादा रन है। भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो पिछले मैच में उन्होंने काफी महंगे साबित हुए थे, 4 ओवर में 51 रन दिए थे। बट इस मैच में आप उनको पिक कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वो यहाँ पर अपना दिखा सकते हैं। दूसरा, मैं ये बात करूंगा कि यहाँ पर अगर आप रन देखो तो 200 से ज़्यादा उतने मैचेस 71 मैचों में सिर्फ 9 बार बने हैं, तो लगभग 10 से 12%। बट वही जो स्कोर होता है 180 टू 190 अगर बनता है तो एक अच्छा स्कोर हो सकता है और मैच जीतने की भी यहाँ पर स्थिति हो सकती है। लेकिन चेज करना एक सफल डिसीजन माना जाएगा। तो अगर चेज करती है टीम तो यहाँ पर आसानी से जीत सकती है। अगर मैं 150 से कम की बात करूँ तो 35 बार बना है, बट 41 बार उससे ज्यादा बना, तो हो सकता है सारे के सारे मैच जीते हो। तो 140-45 अगर बनता है तो काफी मुश्किल होगा टीम के लिए ये चीज को बचा पाना। और अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सनराइजर हैदराबाद ने 71 मैचों में 30 ही मैच जीते हैं। अगर मोस्टली तो यहाँ पर हैदराबाद ने खेला होगा, तो बाकी टीमें का भी दबदबा यहाँ पर रहा है। मतलब हैदराबाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस अपने ग्राउंड पर हावी है। तो ये कह सकते हैं कि पलड़ा मुंबई का भी भारी यहाँ पर रह सकता है। अब दोस्तों, अगर आप टॉप 5 बैटर्स यहाँ पर देखो तो रोहित शर्मा यहाँ पर शामिल होते हैं। तो ऐसे में उनको ले सकते हो अपनी टीम में। हालांकि एवरेज उतना अच्छा नहीं है, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रोहित शर्मा यहाँ पर है। और बाकी प्लेयर्स तो अलग अलग टीम से हैं। बॉलिंग की बात करूँ तो भुवनेश्वर कुमार हैं। राशिद भी पहले हैदराबाद के लिए खेलते तो उनके पास काफी विकेटें हैं। तो भुवनेश्वर कुमार और रोहित शर्मा, ये दो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक आपको मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्राउंड के हिसाब से। बाकी अगर आप बात करोगे तो पिछले मैच में आपने देखा होगा कि मयंक अग्रवाल थोड़ा अच्छी टच में थे, अभिषेक शर्मा अच्छे कुछ शॉट्स खेले थे। उसके साथ साथ क्लासिंग ने अच्छी बैटिंग की थी, नटराजन ने बॉलिंग की थी। मुंबई की तरफ से देखोगे तो रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, और बॉलिंग में बात की जाए तो बुमराह ने, पीयूष चावला ने भी एक विकेट लिया था। तो ऐसे कुछ एक टीम बना सकते हैं आप। तो इस ग्राउंड के हिसाब से अगर आप एक टीम देख रहे हैं तो मैं आपको जो टीम बताता हूँ। अब इसमें कुछ
कुछ फंडा मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मयंक अग्रवाल ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की हुई है, तो मयंक अग्रवाल को हम अपनी टीम में रख सकते हैं। मार्को यानसेन, भुवनेश्वर कुमार, जैसा कि मैंने कहा इस ग्राउंड का एक्सपीरियंस होने। बुमराह के लिए ग्राउंड मायने नहीं रखता, उनका एक्सपीरियंस ही काफ़ी ज़्यादा काउंट होता है। रोहित शर्मा की बात की तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं, तो एक्सपीरियंस वो यहाँ पर काउंट हो सकता है। मयंक अग्रवाल ने अच्छा रन यहाँ पर बनाया हुआ है। मार्करम की अगर मैं बात करूँ तो पिछले मैच में मार्करम और हार्दिक पांड्या दोनों ही के ऊपर जो कैपेबिलिटी थी उस कैपेबिलिटी के हिसाब से खेले नहीं थे। तो मैं इस बार यही कहूँगा कि हार्दिक पांड्या को आप कैप्टन रख सकते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद लग रही है कि थोड़ा सा जल्दी आएंगे, 2 विकेट के बाद ही आने की कोशिश करेंगे या 3 विकेट के बाद, और उसके साथ साथ बॉलिंग में भी कुछ विकेटें लेकर जाएंगे। हेनरिक क्लासन की बात करूँ तो ये इनको ग्राउंड या पिचों से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर ये अपनी फॉर्म में रहें तो 35-40 रन तो आसानी के साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पैक्ट प्लेयर का एक रूल आता है जो कि कभी कभी गेम बिगाड़ देता है। तो देखो सिंपल है, इम्पैक्ट प्लेयर कभी आएगा, मोस्टली टीमें क्या करती है सेकेंड इनिंग में ही एक ही मिलता है इम्पैक्ट प्लेयर, तो सेकेंड इनिंग में वो कोशिश करती है लेने का। बस इसका लॉजिक समझ लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से आप प्लेयर चूज कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एमआई पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है, और एसआरएच सेकेंड बैटिंग करेगी। तो एसआरएच क्या करेगी कि मोस्टली अभिषेक शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर लेके आएगी बैटिंग के लिए, या फिर राहुल त्रिपाठी या मयंक अग्रवाल में से किसी को ला सकती है। तो आपको, क्योंकि जब प्लेयर ओपन करता है या वन डाउन आता है तो उसको चांस मिलता है खेलने का, तो ऐसे में आप उस बैटर को ही इम्पैक्ट प्लेयर अपनी टीम में ले सकते हो। अगर एमआई अगर पहले बैटिंग कर रही है तो कोई बॉलर होगा, अब जैसे वो पीयूष चावला हो सकते हैं, या फिर रोमारियो शेफर्ड हो सकते हैं, या फिर कोई और भी बॉलर हो सकता है जो जिनसे उन्हें लगता हो कि फील्डिंग उतनी ना अच्छी कर पाए, तो उसको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट प्लेयर हमेशा खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि जो सेकंड बैटिंग करेगी वो टीम अगर थोड़ा सा उसका स्थिति नाजुक है तो वो पक्का एक इम्पैक्ट प्लेयर को लेके आएगी। लेकिन हैदराबाद का कैसा है कि उनके ओपनर अभिषेक शर्मा या अगर मयंक अग्रवाल या राहुल त्रिपाठी को अगर टीम में नहीं रखेगी प्लेइंग इलेवन में, तो इम्पैक्ट प्लेयर अगर वो रहेंगे तो उनको पक्का ले, क्योंकि वो ओपन या वन डाउन करेंगे। अगर वो 30-35 रन बना देते तो आपको काफी फायदा हो सकेगा। अब कोई प्लेयर ऐसा है कि जो 5 विकेट के बाद आता हो, तो जरूरी नहीं कि दूसरी टीम जब बैटिंग करे तो उसका 5 विकेट गिर जाए और वो हारने की स्थिति में होता है। ऐसा स्थिति काफी कम ही पैदा होती है। अभी जैसे अपने कल के मैच में देखा होगा कि महिपाल लोमरोर आए थे 5 या 6 विकेट के बाद, है ना, उन्होंने अच्छी पारी खेल दी थी। तो वैसी सिचुएशन में भी प्लेयर आ सकता है, लेकिन वैसी सिचुएशन काफी कम होती है। तो इसके लिए अगर प्लेयर वन डाउन वाला है, लाइक मुंबई अगर सेकंड बैटिंग करती है तो डिवाल्ड ब्रेविस को इन्होंने रखा था, तो इस बार भी वो रख सकते हैं और वो बंदा 30-35 रन 40 रन बना सकता है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। हालांकि बॉलर जो है, हैदराबाद अगर समझो सेकंड बॉलिंग करती है तो नटराजन को वो इम्पैक्ट प्लेयर रख सकती है, उसको बाद में ला सकती है, मयंक मार्कंडे को रख सकती है। तो इन प्लेयर्स को या उमरान मलिक को भी रख सकती है। तो अब ऐसे में ये 3 प्लेयर में से आप अगर तीनों को रखती है तो नटराजन को डेफिनेटली प्लेइंग 11 में लेगी ही इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। तो ये तरीका आपको समझना होगा कि कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन सेकंड बैटिंग करेगा। मोस्टली टीमें सेकंड इनिंग में ही इम्पैक्ट प्लेयर यूज करती है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल पहले इनिंग में अगर 50 पे 6-7 विकेट चला गया तो भाई ला सकते हैं, वो एक अलग चीज है। बट मोस्टली आप यही देखोगे कि ऐसे ही टीमें खेलेंगी और इस तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर आप चूज कर सकते हो। तो मोस्टली ट्राई करो कि जो उनके मेन बैटर हैं, अगर लाइक अभिषेक शर्मा की बात कर ली मैंने, राहुल त्रिपाठी की, अगर इन लोगों को वो इम्पैक्ट प्लेयर रखती है तो पक्का इनको ओपन या वन डाउन भेजेगी ही भेजेगी। तो उसमें आपको अपने टीम में इनको रखना ही रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा होगा कि इम्पैक्ट प्लेयर कैसे वर्क करता है। तो ये तो थी ग्राउंड के बेसिस पे। अब दोस्तों थोड़ा सा हेड टू हेड परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ आप लोगों को, और ये भी दिखा दूंगा कि जो पावर प्ले के रन्स या फिर इन टीमों के जब मैच होते हैं तो कौन किस पर भारी है, वो भी थोड़ा सा देखेंगे हम। तो अगर मैं मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर लूँ तो हैदराबाद में ही इनके 8 मैचेस हुए हैं, 4-4 की बराबरी है, दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस जीते हैं। भुवनेश्वर कुमार 6 में 7 विकेटें हैं, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ बुमराह के 5 में 4 हैं। मयंक मार्कंडे की मैं बात कर रहा था, तो अच्छे बॉलर हैं, उनको आप अपनी टीम में रख सकते हो, 2 में 4 हैं। उसके साथ साथ मुस्ताफिजुर के भी 2 में 4 है। तो अगर थोड़ा सा कटर बॉलर लाइक बुमराह, तो दोनों के लिए माहिर हैं, यॉर्कर भी डालते हैं, कटर भी डालते हैं, तो बुमराह तो और भुवनेश्वर ये दोनों आपकी टीम में होने चाहिए। उसके साथ साथ मयंक मार्कंडे रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँगा
तो पीयूष चावला के भी एक ही मैच है, 2 विकेटें हैं, मार्को यानसन के एक में 2 विकेटें हैं। तो ऐसे कुछ 4-5 आप बॉलर्स को पिक कर सकते हो। अब बैटिंग की बात करूँ तो देखिए मयंक अग्रवाल के इस ग्राउंड पर एक ही मैच है मुंबई के साथ में, और 48 रन बनाए थे। तो तिलक वर्मा के भी एक मैच में 37 रन है, क्लासन के 36 रन है। तो ऐसे ये प्लेयर थोड़ा अच्छा खेल सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं और नीचे जाता हूँ, रोहित शर्मा या ईशान किशन की बात करूँ तो क्योंकि दोनों ओपन करेंगे ही करेंगे। तो इस ग्राउंड पे अगर मैं बात कर लूँ कि ईशान किशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 21 से ऊपर की औसत है इस ग्राउंड पे, तो इनको पिक कर सकते हैं क्योंकि 21-22 रन है, तेज खेलते हैं। लाइक वार्नर अगर खेल गए तो अच्छा रन भी ये बना सकते हैं। ये मैं इस ग्राउंड की ही बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ओवरऑल अगर आपको दिखा दूं इस ग्राउंड पे, अगर मैं रोहित का थोड़ा सा दिखा दूं आपको, क्योंकि रोहित भी ओपन करते हैं। हाँ, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 20 का 21 का औसत है। अब आप अपनी टीम में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि औसत उतना खास नहीं है इस ग्राउंड पे। बट जिस तरीके से पिछला मैच खेला था, हो सकता है अच्छा कर पाए। अब मैं ओवरऑल दोनों की आपस में बात कर लूँ तो मुंबई इंडियंस थोड़ा सा आगे है 21 मैचों में। आप देखोगे 11 मुंबई इंडियंस ने, 9 हैदराबाद ने जीता है। तो दोनों ही मतलब लगभग 19-20 का ही फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर ऐसे में रनों की बात करूँ मैं तो रोहित शर्मा के हैं 409 रन, वो 19.5 का औसत है। ईशान किशन का 28 का औसत है। तो दोनों ही प्लेयर को आप ओपन करा सकते हो। 50 रन की अगर साझेदारी लगती है तो दोनों डीटी में आ सकते हैं आपके। सूर्या तो है नहीं, नहीं तो वो तो डेफिनेटली 28 की औसत है, तो पिक बनते ही हैं। अब मैं थोड़ा सा अगर और नीचे जाऊं तो मयंक अग्रवाल का देखिए 2 ही मैच खेला है, 66 की औसत है। तो मयंक अग्रवाल आपके टीम के कैप्टन भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हार्दिक पांड्या और मयंक अग्रवाल दोनों अच्छा करें। हार्दिक पांड्या का हालांकि आप औसत देखोगे तो 10 का है, और विकेट कॉलम में भी कोई विकेट नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या इस टीम में आप ना भी लो तो भी चल सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनको आलोचनाएं मिली है, जिस तरीके से उन्होंने पिछला मैच में ब्लंडर किया था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सीख के आएंगे और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ खेलेंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो कुछ अच्छा कर जाएं। बाकी अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं और देखूं कि तो अभिषेक शर्मा का भी उतना कुछ खास नहीं है। आप देखोगे तो 6 मैचों में सिर्फ 57 रन बनाए हैं, तो ये काफ़ी खराब औसत भी है। क्लासन की 27 की औसत है, तो डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। विजय शंकर की भी बात करूं, हालांकि वो तो जीटी में खेलते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। अब्दुल समद की बात करूँ तो 9.5-10 का एवरेज है। मार्करम भी अगर आप देखो तो 3 ही मैच खेले हैं, बट 12 का एवरेज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सीनियर प्लेयर्स जो है, और अगर इनको आप देखोगे यहाँ पर तो वो काफ़ी खराब खेला है, तो आप उस हिसाब से अपनी टीम पिक कर सकते हो कि भाई इनको रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि परफॉर्मेंस में आपको कुछ सारी दिखा दे रहा हूँ किस प्लेयर ने कैसा किया हुआ है और कितना। वाशिंगटन सुंदर भी उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो ये तो दोस्तों मार्को एंसन का, हालांकि एक ही मैच है, 13 रन है, बट विकेटें लेते हैं, 1-2 विकेटें मुंबई इंडियंस की जरूर लेके जाएंगे। थोड़ा सा मुंबई इंडियंस के साथ उनका टशन भी रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विकेटें लेके जाएंगे। भुवनेश्वर, बुमराह, तो ये तो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है। उसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं, मयंक मार्कंडे, जैसे मैंने तीसरा बॉलर कहा था। हार्दिक पांड्या के हालांकि 11 में 5 है, तो उस हिसाब से तो पर मैच में 1 विकेट भी नहीं, आधा विकेट ही है, तो इनको इग्नोर भी कर सकते हो। बट मैं सिर्फ एक ही चीज पे इनको लूंगा कि इनकी जो पिछले मैच में थोड़ा सा ब्लंडर किया था उससे सीख कर आएंगे। पीयूष चावला के 3 में 3 है। आकाश मधवाल को अगर खिलाते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर, देखिए अगर मुंबई सेकंड बॉलिंग करती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट प्लेयर आकाश मधवाल को भी रख सकते हैं। अगर ये बंदा खेलता है, अगर इनको इम्पैक्ट प्लेयर एज इम्पैक्ट प्लेयर रखते हैं तो प्लीज आकाश मधवाल को जरूर ले लेना, कि एक मैच में 4 विकेट है, तो मुझे उम्मीद है कि 4 तो नहीं लेकिन 2-3 विकेटें ले सकता है, तो ये आपकी टीम के लिए काफी फायदेमंद होगा। वही हैदराबाद के लिए अगर राहुल त्रिपाठी या अभिषेक शर्मा को अगर रखते हैं तो राहुल त्रिपाठी को, या अगर मयंक अग्रवाल राहुल त्रिपाठी इन दोनों को भी रखते हैं तो मयंक अग्रवाल को पक्का रखें, क्योंकि उनकी औसत काफी अच्छा है मुंबई के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक टीम है। हेड टू हेड के जो मुकाबले हैं, किसने कैसा परफॉर्म किया है, अगर मैं थोड़ा सा आपको पावर प्ले के रन दिखा दूं कि भाई पावर प्ले में कैसा होता है, तो अगर आप देखोगे तो पावर प्ले में मुंबई ने 52 रन बनाए हैं, फिर 7 से 15 में 71 और 36। वहीं अगर हैदराबाद की बात करूँ तो थोड़ा सा आगे है, तो हैदराबाद के प्लेयर्स 56, 72 और 27, लास्ट के 5 ओवरों में थोड़ी दिक्कत है। विकेटों की बात करूँ तो हैदराबाद के एक ही विकेट ऑन एन एवरेज जाते हैं पावर प्ले में मुंबई के साथ। 7 से 15 में 2 हैं, 16 से 20 में 2 हैं। अब मुंबई की 2-2 विकेटें हैं। तो भुवनेश्वर और नटराजन अगर शुरू में बॉलिंग करते हैं तो हो सकता है 1-2 रोहित को फंसा ले, या फिर ईशान किशन को फंसा सकते हैं।
तो उस हिसाब से जैसा मैंने कहा कि रोहित की एवरेज थोड़ा कम है, 20 तक की है इस ग्राउंड पे। ईशान किशन भी 21-22 की है, तो 20-20 रन बनाने से अगर आपको लगता है कि ठीक है उतना टीम के लिए फायदेमंद है तो आप उनको रख सकते हो, बट विकेट भी जाने का डर वहां पर है। अब ये तो थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि ईशान किशन की बात करते हैं कि भाई उन्होंने कैसा खेल दिखाया है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 281 रन बनाए हैं 7 या 8 मैचों में, सॉरी माफ करना 9 मैचों में 9 बार आउट हुए हैं। तो 281 रन है। अगर इनको आउट उमरान मलिक बहुत करते हैं, अगर उमरान मलिक पहले बॉलिंग करते हैं, उन टीम का हिस्सा है, तो इनको थोड़ा सा आप देख सकते हो कि उनको लेना है या नहीं, क्योंकि उमरान मलिक ने काफ़ी आउट किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भुवनेश्वर कुमार ने भी एक बार आउट किया है। यानसेन ने एक बार आउट किया। यानसेन के बॉल पे तो इन्होंने रन भी नहीं बनाया है, एक बॉल में 0 रन बनाया है 7 से 15 ओवर के बीच में। तो रन बनाएंगे, लेकिन अगर उमरान मलिक या यानसेन आते हैं तो उस हिसाब से आप अपने देख सकते हो कि इनको रखना है या नहीं रखना है। अगर मैं रोहित शर्मा की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो उनके 409 रन है, लेकिन विकेट कॉलम में देखोगे तो हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने एक ही बार आउट किया है। तो इस हिसाब से देखिए ये टीम में बन सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ही खेल रहे हैं आजकल। राशिद संदीप तो दूसरी टीम में चले गए हैं, और नटराजन है एक बार आउट किया है। तो बाकी तो सारे प्लेयर ऐसे हैं कि तो नटराजन और भुवी ने एक एक ही बार आउट किया है, तो हो सकता है। लेकिन भुवी ने जो आउट किया, अगर आप रन देखो तो 42 गेंदों में 50 रन है, तो काफी रन पड़े हैं। उसके बाद आउट किया है। और अगर मैं वही बात कर लूँ नटराजन की भी, तो 7 में 15 है। और उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा देखिए तो 17 रन देके एक बार आउट किया है। तो नटराजन थोड़ा सा हावी है रोहित के ऊपर। बट अगर रोहित को ये बॉलर शुरू में बॉलिंग नहीं करते नटराजन, तो आप सोच सकते हो कि रोहित अच्छा रन बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा और बीच में चलूँ, हार्दिक पांड्या का देखूं। वैसे उनका औसत उतना कुछ खास नहीं है इस टीम के खिलाफ। हार्दिक पांड्या काफी पहले खेला था, पिछले 2 साल से। तो ये 113 रन ही बनाया और 9 बार आउट हुए हैं, तो मतलब आप समझ सकते हो कि भुवनेश्वर ने आउट किया है। बाकी कोई नए बॉलर, बाकी सारे बॉलर तो नए आ चुके हैं। तो इस हिसाब से 113 रन 9 विकेट, मतलब 10 11 रन 12 रन ऐसे ही बनाया हुआ है, ज़्यादा रन नहीं बनाए हुए हैं। वही मैं हैदराबाद की बैटिंग की बात कर लूँ तो वार्नर धवन तो अब खेलते नहीं, है ना। मयंक अग्रवाल को पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मयंक अग्रवाल काफ़ी अच्छा खेले हैं। अगर मयंक अग्रवाल की बात करूँ तो उनको जो आउट किया है अ, आकाश मधवाल ने, तो जैसा मैंने कहा अगर आकाश मधवाल रहते हैं तो पक्का उनको ले लो, और वो अच्छा करके ही जाएंगे। हालांकि अगर मयंक अग्रवाल की बात करूं तो देखो चावला को अच्छा खासा पिटाई की है, और कुमार कार्तिकेय ये सब तो अभी खेल नहीं रहे हैं, तो पिटाई उन्होंने अच्छा खासा की हुई है। मधवाल की उतना नहीं कर पाए हैं, तो अच्छा रन बना सकते हैं। मैं अगर अभिषेक शर्मा की बात कर लूँ, क्योंकि अभिषेक शर्मा को भी पक्का टीम में रखेंगे ही, अगर मैं उनकी ही बात कर लूँ अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा के भी 57 रन, लेकिन 6 बार आउट हुए हैं। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि इनको अगर आप टीम में नहीं भी लोगे तो चल सकता है, क्योंकि बुमराह ने आउट किया है, हार्दिक पांड्या ने भी आउट किया है, चावला ने भी आउट किया है। तो ऐसे में मैं आपको कहूंगा कि अभिषेक शर्मा थोड़ा सा फ्लॉप हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आउट हुए हैं। अब मैं दूसरे त्रिपाठी की बात कर लेते हैं, राहुल त्रिपाठी की। तो इनके भी अगर आप रन देखोगे तो 83 रन है, 2 विकेट, मतलब 40 के ऊपर रन बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल अच्छा खेल सकते हैं यहाँ पर। बाकी क्लासेन तो भाई पिछले मैच में अच्छा खेले थे, तो उनको बिठाने का कोई तर्क ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर उनको बॉलें मिलती हैं तो वो अच्छा खेल सकते हैं। हालांकि 54 रन बनाया है, 2 बार आउट हुए हैं चावला और मधवाल की ओवर में, बट अच्छी खासी पिटाई भी चावला की इन्होंने की हुई है। स्पिनर को तो अच्छा खेल सकते हैं। तो ये कुछ जो मेन बैटर्स है दोस्तों, उसकी मैंने आपको लिस्ट दिखा दी। अब मैं बॉलर की भी बात कर लेता हूं, तो अगर आप देखोगे तो बुमराह आप देख सकते हो काफी परेशान करते हैं। बुमराह ने 18 विकेटें ली हैं, वैसे 367 रन दिए हैं, तो काफी अच्छा एक इम्पैक्ट है। 2 विकेटें अमूमन ले सकते हैं वो अपने 4 ओवर के कोटे में। उसके बाद मार्कंडे की बात करूं, हालांकि जब ये मुंबई के लिए खेलते थे तो बट इनको रखना है, क्योंकि इनको 6 विकेटें लिए हैं जब मुंबई की तरफ खेलते थे। अगर मैं हैदराबाद की तरफ से देखूं तो हैदराबाद में जब से खेल रहे हैं तो विकेटें नहीं लिए, लेकिन इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से ये विकेटें ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं, उमरान मलिक या भुवनेश्वर कुमार की बात कर लेता हूं हैदराबाद की तरफ से। तो भुवनेश्वर कुमार के 20 विकेटें हैं, मतलब काफ़ी विकेटें लिया है इन्होंने 366 रन देके। तो लाइक बुमराह मैंने कहा, इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। और उमरान मलिक अगर
आते हैं प्लेइंग 11 में। तो 4 विकेटें हैं 116 रन देके, तो 7 से 15 में ही मोस्टली विकेटें लेते हैं। तो हो सकता है कि 30 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं, और बोल्ड ज़्यादातर ये लेते हैं, बोल्ड या एलबीडब्ल्यू, तो इससे पॉइंट्स भी थोड़ा बढ़ता है। तो इसके हिसाब से आप इस बॉलर को भी देख सकते हो अपनी टीम में। तो दोस्तों इस बेसिस पे अगर जो भी हमने एनालिसिस देखी, जो भी हमने प्लेयर्स के परफॉर्मेंस देखे, अगर एक टीम में चूज़ करूँ, इम्पैक्ट प्लेयर का मैं बता दूंगा कि आपको किसको पिक करना है, अगर किसकी पहले बैटिंग आती है, किसकी दूसरी बैटिंग आती है। तो आप ये देख सकते हो क्लासेन और किसान। रोहित का 19.5 का औसत है, तो ये आपके ऊपर है कि ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर ये औसत ठीक लग रहा है कि भाई 20, 25, 30 रन बना सकते हैं, तो आप इनको ले सकते हो। त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल, जैसे मैंने कहा, अच्छा खेले हैं, अभी तक तो अच्छा खेले हैं, आगे कैसा खेलेंगे वो पता नहीं, बट उसके बेसिस पे ये दोनों प्लेयर टीम में बनते हैं। तिलक वर्मा एक अच्छी सोच के साथ खेलते हैं, पॉजिटिविटी दिखती है बैटिंग में, तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा हमेशा आपके टीम में होने चाहिए। हार्दिक पांड्या, जैसे मैंने कहा कि वैसे औसत तो 10 के करीब का है, विकेटें भी 11 मैचों में सिर्फ 5 ही विकेटें हैं हैदराबाद के साथ, बट ये 2-3 साल पहले की बात है जब ये मुंबई में खेलते थे। पिछले मैच में अगर वो उस ब्लंडर को हटा दे तो मेरे ख्याल से ये अच्छा कमबैक करेंगे। मार्करम मार्को यानसन मार्को यानसन तो मुंबई के साथ काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, एक ही मैच मिला हुआ है, 2 विकेटें हैं, पर उम्मीद करता हूँ कि 1-2 विकेटें और ले सकते हैं हम। कोएट्जिया, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों के अच्छे काफ़ी ज़्यादा मैचेस है, एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि विकेटें लेके जा सकते हैं। बाकी जेराल्ड कोएट्स की बात करूँ तो कोएट्स भी अ, हैदराबाद की पिच पे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी बॉलिंग करके जा सकते हैं। अब जैसे मैंने इम्पैक्ट प्लेयर की बात की, अगर सनराइजर्स हैदराबाद बॉलिंग करती है सेकंड बॉलिंग, क्योंकि मोस्टली सेकंड इनिंग में ही लो टीमें इनिंग में ही सोचती हैं टीमें लेने को। अगर बॉलिंग करती है तो मोस्टली देखिए मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, अगर ऐसे ऑप्शन है तो इनमें से आप एक बॉलर रख सकते हैं लेके। अगर सनराइजर्स हैदराबाद सेकंड बैटिंग करती है तो मोस्टली वो अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, इसमें से किसी को पिक करने को सोचेंगे। अभिषेक शर्मा का हालांकि जो जो भी आंकड़े हैं अभिषेक शर्मा के, जो भी उनके रिकॉर्ड है, वो मुंबई के खिलाफ अच्छे नहीं है। तो अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर खेलते तो इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट लेना चाहे तो ले भी सकते हैं क्योंकि ओपन करेंगे। उसी के साथ साथ अगर एमआई की टीम पहली बैटिंग करती है, मतलब सेकंड बॉलिंग करती है अगर समझिए, तो डेफिनेटली वो आकाश मधवाल या रोमारियो सेफर्ट की बात की मैंने, अगर ऐसे ऐसे टीम मेंबर्स को वो सोच सकती है कि हम इनको बॉलिंग के लिए लेके आए, तो आकाश मधवाल डेफिनेटली पिक करें। अगर वो सेकंड बैटिंग करती है तो पिछले मैच में जैसे डेवाल्ड ब्रेविस को लाए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि डेवाल्ड ब्रेविस को वो लेके आएंगे। बट अगर आकाश मधवाल टीम का हिस्सा है तो प्लीज़ आप उनको अपनी टीम में रख लेना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी जो एनालिसिस या इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में मैंने जो बताया आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ सजेशन है तो उसमें दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए।